सवाल स्टार्ट करते हैं। जल्दी से दोस्तों जुड़िए, जल्दी से और बच्चों को इस सेशन में जोड़िए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। देखिए कितना शानदार सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोटा फॉर्मूला। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आईएमएफ है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में दोस्तों क्या होता है कि इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। जैसे इस समय 190 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इस समय जैसे 190 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, तो हर मेंबर कंट्री अपने अपने कोटा के मुताबिक, हर मेंबर कंट्री अपने अपने कोटा के मुताबिक आईएमएफ में पैसा जमा करती है। तो क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है कि जो आईएमएफ है उसका कोटा फॉर्मूला क्या है, मतलब किस आधार पर ये चुना जाएगा कि किस कंट्री को कितना डिपॉजिट करना है आईएमएफ में, किस कंट्री को कितना डिपॉजिट करना है। राइट, जल्दी से दोस्तों शेयर करिए इस सेशन को और बच्चों को जोड़िए। कम ऑन एवरीबॉडी। राइट दोस्तों, यहां पर जो आईएमएफ है इसका कोटा किस आधार पर होता है, मतलब किस कंट्री को कितना पैसा देना है आईएमएफ में, किस कंट्री को कितना पैसा रखना है फॉर मेंटेनिंग द मेंबरशिप। तो अब वो किस आधार पर तय होगा, तो पहला ऑप्शन है वेटेड एवरेज ऑफ जीडीपी, जो कंट्री का जीडीपी होगा उसके आधार पर, इन शॉर्ट कि कंट्री का जीडीपी कितना चल रहा है उसके आधार पर। दूसरा होगा ओपननेस, कि कंट्री की ओपननेस कितनी है, मतलब जो कंट्री है वो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के साथ कितना रिलेशन रखती है, ट्रेड कैसा है कंट्री का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, इसके आधार पर तय होगा। राइट नाउ, तो इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर तय होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर तय होगा। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन टू आईएमएफ, मतलब कि आईएमएफ के कंट्रीब्यूशन में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कंट्रीब्यूशन टू आईएमएफ। चौथा इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, उस कंट्री की जो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, उस कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस तरीके से चल रही है। तो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी मतलब उस कंट्री का जो करेंसी एक्सचेंज है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो ऐसे ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा एक और है इंटरनेशनल रिजर्व्स। भाई इंटरनेशनल रिजर्व्स का मतलब है कि जो अंतरराष्ट्रीय रिजर्व्स हैं, इंटरनेशनल जो रिजर्व्स हैं उसके आधार पर भी होता है। राइट, अब इंटरनेशनल रिजर्व्स क्या है जरा वो भी सुन लो। इंटरनेशनल रिजर्व्स का मतलब, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो इंटरनेशनल रिजर्व्स का मतलब है कि किसी कंट्री में कितना फॉरेन करेंसी ऑलरेडी रखा हुआ है, किसी कंट्री में कितना फॉरेन करेंसी ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इंटरनेशनल रिजर्व्स के आधार पर भी ये तय होता है। राइट, कि इंटरनेशनल रिजर्व्स का मतलब है कि फॉरेन करेंसीज कितने हैं, फॉरेक्स रिजर्व जो मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बोलूं तो 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है दोस्तों, 4 और 5। तो जरा ढूंढ लेते हैं 1, 2, 4 और 5। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी। राइट नाउ, चलो दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान से समझना, तो हम लोग बात करते हैं कि 1, 2, 4, 5 ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि जब कोई कंट्री अगर आईएमएफ को ज्वाइन करना चाहता है या उसकी मेंबरशिप को रखना चाहता है तो उसका एक इनिशियल कोटा होता है उस कंट्री का। राइट, जो कोटा है ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर ब्रॉडली कंपैरेबल। तो वो कोटा किसके आधार पर होता है, बस इतना तो समझना है आपको कि कंट्री का इकोनॉमिक साइज कितना है और कंट्री के इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, कि किस हिसाब से आर्थिक कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट नाउ, तो चलिए दोस्तों, तो जस्ट गिव मी, देखो जो IMF uses a quota formula to help assess
assess a member's relative position, right? सिंपल सी बात है कि आईएमएफ का जो कोटा है उसमें यह तय होता है कि किसी कंट्री का आईएमएफ में अस्तित्व कैसा है, किसी कंट्री की आईएमएफ में किस हिसाब से क्या पोजीशन है। तो अगर कोई कंट्री जिसका कोटा बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंट्री को वहाँ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। तो इन शॉर्ट जिस कंट्री की पूरे वर्ल्ड में जीडीपी बहुत ज़्यादा है, जैसे यूएस वगैरह हो गए, तो इनका कोटा क्या होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। द करंट कोटा ऑप्शंस की अगर हम फॉर्मूले की बात करें दोस्तों तो वो होता है वेटेड एवरेज जीडीपी, मतलब जो 50% है। जरा ध्यान समझना, अगर एग्जाम में आए कि सबसे जो अगर सिर्फ इतना सा आ जाए कि किसी देश की जो मेंबर्स हैं आईएमएफ की उनका जो कोटा होगा, कोटा समझ तो आ गया सबको, कमेंट में ये करो कोटा समझ में तो आ गया सबको। कोटा का मतलब क्या है कि हर कंट्री कितना कितना रुपए आईएमएफ में हर साल जमा करेगी, तो वो अपने जीडीपी के अकॉर्डिंगली जमा करती है कि किसी कंट्री की जीडीपी क्या है। तो जो जीडीपी अकेला है उसका 50% वेटेज है, राइट। बाकी और भी फैक्टर्स जैसे मैंने ओपननेस, तो 30% वेटेज इसको दिया गया कि ओपननेस का मतलब है कोई कंट्री का फॉरेन ट्रेड किस हिसाब से है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं कंट्री के। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को मात्र 15% दिया गया है, तो 15% इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को मिला है। इसका मतलब क्या कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं इसके आधार पर। इंटरनेशनल रिजर्व्स 5% इसको दिया गया। तो ये टोटल 4 स्टैंडर्ड्स हैं जिनके आधार पर किसी भी कंट्री का जिनके क्या दोस्तों इतनी बात आप सबको समझ में आई तो कमेंट करें जल्दी से आप अपना। चलो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सेंसस। वाह जी वाह दोस्तों, जो आर्थिक जनगणना है भारत की, इकोनॉमिक सेंसस है, इससे रिलेटेड अब मैं आप लोगों को जरा बताऊंगा कॉन्सेप्ट्स कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, जो इकोनॉमिक सेंसस है भारत का, जो आर्थिक जनगणना है उसके आधार पर बात करते हैं। जरा ध्यान से देखना, पहला स्टेटमेंट है कि इट इज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों ये कह रहा है कि जो आर्थिक मामलों का कार्यालय आर्थिक मामलों का कार्यालय है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे तो। इट कवर्स ऑल द एंटरप्रेन्योर्स यूनिट विच इन्वॉल्व्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ईदर एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल। मतलब इकोनॉमिक सेंसस में हमारे देश की सरकार इसका आकलन करती है, डेटा सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, जो गैर आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, इन सब चीजों को शामिल करती है, चाहे वो इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर भी क्यों ना हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट इसका कौन सा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसका 2 ओनली। दोस्तों ओनली 2 इज करेक्ट, जैसे कि मैंने कहा। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक सेंसस है, अपनी कॉपी में नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इकोनॉमिक सेंसस है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी कंडक्ट कराता है दोस्तों, ना कि मॉस्पी कंडक्ट कराता है, ना कि वित्त मंत्रालय। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इसी के अंतर्गत जो मैंने कहा था, इसी के अंदर जो एनएसओ आता है, तो एनएसओ कंडक्ट करता है दोस्तों भारत में इकोनॉमिक सेंसस। इसके अलावा अगर बात करें, इसमें सारी की सारी एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर यूनिट्स ली जाती हैं, मतलब जितने भी भारत में उद्यमिता हो रही है वो सारी इसमें ली जाती हैं, और इसमें सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल हो। बस आप लोगों को ये 2 बातें याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखें। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरा ध्यान से आप लोग सुनना।
मैंने आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक क्लास में और बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जो कंपनीज हैं, तो उन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, उन कंपनीज का प्रोडक्शन कैसा, पहले क्या था, और पूरे देश में जो इंडस्ट्रीज है उनका प्रोडक्शन अब क्या है, इसके बारे में बताता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। राइट नाउ दोस्तों, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं, जो ऑल इंडिया आईआईपी है इज बीइंग रिलीज्ड एज अ मंथली सीरीज सिंस 1950। ये कह रहा है कि जो आईआईपी है, आज आपको आईआईपी के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। जो आईआईपी है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये मंथली आता है, और दोस्तों 1950 से ये कह रहा है सीरीज स्टार्ट हुई है 1950 से। बेस ईयर इसका होता है 2014-15। आधार वर्ष, जो कि मैंने कई बार आपको बेस ईयर के बारे में बताया, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बेस ईयर इसका 2014-15 नहीं होता है। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है, देयर इज अ लैग ऑफ 3 वीक्स इन द पब्लिकेशन ऑफ द आईआईपी इंडेक्स डेटा आफ्टर द रेफरेंस मंथ एंड। ओके, ये कह रहा है लैग है 3 वीक्स का। देयर इज अ लैग ऑफ 3 वीक्स, मतलब जो डेटा है, जब रेफरेंस मंथ से देखें तो 3 महीने बाद इसका डेटा आता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने कहा कि मंथली बेसिस पर आ रहा है, तो अगर मंथली बेसिस पर आ रहा है, जैसे मान लो मुझे जुलाई का डेटा, मुझे जुलाई का सरकार को रिलीज करना है आईआईपी, तो जुलाई का जो आईआईपी है वो रिलीज होगा इसके अकॉर्डिंग 3 वीक्स बाद। 3 वीक्स बाद, तो 3 सप्ताह बाद, मतलब जुलाई का जब मंथ खत्म हो जाएगा, तो जो अगस्त का जो 4th वीक होगा, 4th वीक, 3 वीक बाद, तो 4th वीक होगा, उसमें ये पब्लिश होगा। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 3 वीक्स नहीं है, ज्यादा है। राइट, तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ओनली 1, सिर्फ पहला स्टेटमेंट इसका सही है। जरा थोड़ा सा इसका ज्ञान लेते हैं आईआईपी का। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो लोग कुछ नहीं जानते वो एक लाइन में सुने। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्शन का सिनेरियो बताता है कि पहले हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज थी उनका प्रोडक्शन का लेवल क्या था, और अब उनका प्रोडक्शन का लेवल क्या है, कितना उनका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा है, कितना उनका प्रोडक्शन का लेवल घटा है। तो हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्शन के बारे में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम लोगों को बताता है। अगर हम लोग अपने देश में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, तो हमारे देश में एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, जो काम करता है डीपीआईआईटी के साथ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दोस्तों भारत सरकार के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, और इस कार्यालय के अंतर्गत आता है डीपीआईआईटी, और ये कार्यालय इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो डिपार्टमेंट है ये काम करता है अंडर मुकाय, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर रेगुलर एक टाइम पीरियड पर क्या करती है, तो मेड फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट इसने मारा फॉर द कंपाइलेशन ऑफ आईआईपी। तो आईआईपी का जो पहला अटेम्प्ट था, पहली बार जो आईआईपी हमारे देश में हुआ, तो इसका बेस ईयर जो था वो था 1950। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहली बार, फर्स्ट बेस ईयर। तो जो पहला बेस ईयर था जब ये आईआईपी सबसे पहली बार सरकार ने अटेम्प्ट किया क्वालिफाइड इसको निकालने का, जिसमें 15 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज का डेटा लिया गया, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन, लीव इट ऑफ। बस 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, मोकाय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पब्लिश करता है, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें डॉक्टर नहीं, हमें रिपोर्टर बनना है।
डॉक्टर मैं हूं और मैं आपको बनाऊंगा रिपोर्टर, याद रखना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस को टिक करना है, तो आप उसी एग्जाम के मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली पढ़ें। सबसे मेन होता है कि आप एग्जाम के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी इसे कैलकुलेट करता है। दूसरी बात है कि ये सबसे पहली बार जो इसका बेस ईयर था वो 1937 था। तीसरी बात 15 कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को लिया गया था उस समय। अगर हम ऑल इंडिया आईआईपी की बात करें तो पहली बार जो इसकी मंथली रिलीज, हाँ अब ये भी याद रखना, रिलीज एज अ मंथली सीरीज, मंथली रिलीज होता है। पहली बार 1950 से इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब 1950 से स्टार्ट किया गया था, लेकिन बेस ईयर कहाँ लिया गया था, जो प्रोडक्शन 1937 का। एंड सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो दोस्तों बना 1951 में, गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ आईआईपी। राइट दोस्तों, देखिए सबसे पहली बार हमारे देश में जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी है, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, इसने पहली बार आईआईपी को कंपाइल किया और रिलीज किया। लेकिन और इसका बेस ईयर लिया 1937 और इसमें 15 इंडस्ट्रीज का डेटा लिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पहली बार जो मंथली रिलीज हुआ आईआईपी अच्छी तरह, वो 1950 से हुआ। हालांकि जो सीएसओ है वो 1951 में बना था। अब सीएसओ की जगह अब आप लिखेंगे यहाँ पे एनएसओ। तो अगर आजकल बात करें कि हमारे हिंदुस्तान में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलीज कौन करता है, तो एनएसओ। सबसे पहली बार किसने किया था दोस्तों, इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है, पूरा इकोनॉमिक, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी होता है एक्चुअली ये। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से अपने कमेंट में लिखें। पहले ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी ने किया था, 15 इंडस्ट्रीज को लिया था, बेस ईयर 1937 लिया था। लेकिन मंथली बेसिस पर इसका प्रारंभ किया गया 1951 से। 1950 से जो 1951 में पहली बार जो सीएसओ बना था, उसने अब हमारे देश में जो अब सीएसओ एनएसओ हो चुका है, कि अब हमारे देश में एनएसओ इसे क्वालिफाई करता है, इसे मतलब इसे कंपाइल करता है। जरा ध्यान से समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडेक्स भारत में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उस समय जो बेस ईयर था वो 1937 था। मतलब पहला बेस ईयर, याद रखना कि पहला आधार वर्ष क्या था, 1937 था। बस इतना ही। और आज की डेट में अगर बात करें तो बेस ईयर 2011-12 है। बस इससे पहले का अगर याद रखो तो 2004-5 है। तो इससे पहले का बेस ईयर 2004-5 था, अभी बेस ईयर 2011-12 है। सबसे पहला बेस ईयर 1937 था, मंथली बेसिस पर 1950 में प्रारंभ हुआ। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दोस्तों जरा ध्यान से एक बात और समझिए कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो क्या करता है, वो देयर इज अ लैग ऑफ 6 वीक, वहां पे लिखा था 3 वीक नहीं, तो लगभग 6 हफ्ते बाद डेटा इसका देती है गवर्नमेंट। जैसे मान लो अगर मुझे देखना है कि जुलाई में हमारे देश में क्या कंडीशन रही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो इसका जो डेटा है जुलाई मंथ का वो आएगा अगस्त छोड़कर सितंबर के 2nd वीक के बाद। तो सितंबर के 2nd वीक के बाद हमारे देश की सरकार इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा रिलीज करेगी। बोलो जी, कमेंट करो जल्दी से, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अब आखिर ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या मेजर करता है? तो दोस्तों ये मापता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू। दोस्तों ये देखता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड क्या हुआ, एक मंथ में ही होता है। और दोस्तों ये किस काम आता है, अगर आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में चलें तो आखिर ये किस काम आता है, क्यों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर किया जाता है? क्योंकि दोस्तों ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दोस्तों हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका की इंडिकेटर है। अर्थात ये हमारे देश के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके बारे में बताता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, वो कितना पहले से अच्छा काम कर रहा है या कितना पहले से नीचे गिरा हुआ है। तो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर की पिक्चर दिखाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मुझे लगता है आप लोग ये बात समझ चुके हैं, जल्दी से बताएं दोस्तों। चल नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया सवाल है।
आप लोगों को अच्छा ज्ञान मिलेगा। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आपका टारगेट हिट हो और आप 2021 के जो प्री का क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी के जो 14-15 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हर साल रहती है, उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाएं। और डेफिनेटली जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे बहुत क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। जब दोस्तों मैं क्लास का वीडियो का लिंक भी डालूंगा, जब एक्सप्लेन दूंगा और आपको मिनट भी बताऊंगा किस मिनट पे मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया, जो मैं हर साल करता हूं। बस जरा ध्यान से आप लोग सुने। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड। एक टर्म होता है कंट्री में, टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीओटी, टीओटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो दोस्तों टर्म्स ऑफ ट्रेड से संबंधित यहां पर कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको बताने हैं। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, ये रेशियो है बिटवीन द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस एंड द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। वैसे ही आप लोग याद रखो, जब भी इकोनॉमी में ट्रेड की बात आएगी, कुछ चीजें आपको समझ लो, दिमाग के अंदर घोल लो। जब भी ट्रेड की बात आएगी, ट्रेड व्यापार की बात आएगी, तो व्यापार की जब भी बात आएगी तो बिल्कुल ध्यान से समझना। व्यापार की जब भी, सिर्फ सब्सक्राइबर्स इस चैनल को में कमेंट कर सकते हैं, तो आप पहले सब्सक्राइब करिए दोस्तों, फिर आपका कमेंट आएगा, राइट। दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा क्या, कि जब भी वर्ड आए ट्रेड, तो ट्रेड का मतलब हमेशा क्या होगा, व्यापार का मतलब हमेशा क्या होगा। तो ट्रेड का मतलब हमेशा दोस्तों ये होगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बस कुछ चीजें इकोनॉमी में याद करो। तो दोस्तों टर्म्स ऑफ ट्रेड कहता है कि जो एक्सपोर्ट प्राइस है और इंपोर्ट प्राइस है, इन दोनों के रेशियो को हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, कंट्री का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो लेस देन 100% इफ मोर कैपिटल इज लीविंग देन कंट्री इज लीविंग द कंट्री देन इट्स एंटरिंग इनटू इट। जरा ध्यान से समझना दोस्तों, इस स्टेटमेंट को तो हम वैसे ही तोड़ फोड़ सकते हैं, तोड़ना आना चाहिए आपको, बिल्कुल मुक्का मारना आना चाहिए। आओ मुक्का मारते हैं। ये कह रहा है भाई साहब कि इट इज द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइस, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट प्राइस। मैंने कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। मान लो अगर हम लोग, और इंटू 100, रेशियो इस इंटू 100 परसेंटेज में आता है ये। तो जरा ध्यान से समझना, कह रहा है इफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड जो टीओटी है इज लेस देन 100%, 100% से कम है, राइट। तो देन मोर कैपिटल इज लीविंग द कंट्री देन इट्स एंटरिंग इनटू इट। इसका मतलब मान लो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात किया हमने 500 रुपए का, समझना, अपॉन इंपोर्ट कर लिया हमने 1000 रुपए का। 1000 रुपए का मतलब जब हम एक्सपोर्ट कर रहा कोई प्रोडक्ट तो हमने 500 रुपए आ गए, और जब इंपोर्ट किया तो मान लो 1000 रुपए हमने उसको दिए। अगर वहां पर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 1 2 1 2 1 2, ये देखो लेस देन 50, मतलब हमारा यहां पर एक्सपोर्ट, यहां पर देखो एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। ये 50 मतलब 100 से कम है, सिर्फ वैल्यू 50 है। कब? जब हमारा एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इज लेस देन 100%, तो इसका मतलब है मोर कैपिटल इज लीविंग, हमारे देश से ज्यादा कैपिटल जा रही है। यस दोस्तों, 1000 रुपए हम इसको भेज रहे हैं, एंड देन एंटरिंग इनटू से 500 रुपए आ रहे हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोलो जी, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड हुआ है नहीं? एक नया ज्ञान मिला कि नहीं? जितने भी यहां मुझे लाइव देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो को नेक्स्ट बाद में देखेंगे, वो पब्लिक कमेंट में जरूर बोलें क्या उन्हें नया ज्ञान मिला या नहीं मिला। मैं गारंटी दोस्तों लिख के साइन करके दे सकता हूं, आपने YouTube में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली आपने देखे होंगे। आप लोग, आई कैन बेट टू एनीवन फॉर माय स्टेटमेंट। बोलो जी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। जरा थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग, जरा कि देखेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। ये रेशियो है बिटवीन द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस और इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस। हो गया। ये मेजर करता है हाउ मेनी यूनिट्स एक्सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज अ यूनिट्स ऑफ इंपोर्ट्स। जरा समझना, अब हम ये देख रहे हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालते क्यों हैं।
तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हम लोग इसलिए निकालते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम ये देखते हैं कि व्यापार, इसको बोलते हैं व्यापार के नियम। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम ये देखते हैं कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। अर्थात अगर हमें कोई भी कमोडिटी को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम किसी कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना एक्सपोर्ट करेंगे तो हम वो चीज इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हम निकालते, हमारी सरकार कैलकुलेट करती है टर्म्स ऑफ ट्रेड, द रेशियो बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। बोलो जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया? कि अगर मुझे ये शेड्स और ये स्पेक्स, ये टी शर्ट, ये मार्कर, ये कैमरा अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो अब मैं कितनी चीजें अपने देश से एक्सपोर्ट कर दूं कि पैसा आ जाए फॉरेन करेंसी, उससे मैं ये सारी चीजें इंपोर्ट कर पाऊं। ये बताता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। आगे देखते हैं दोस्तों, टर्म्स ऑफ ट्रेड में इफ द एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज। दोस्तों देखिए, अगर जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ता है मोर देन द इंपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ता है इंपोर्ट प्राइस से, तो अ कंट्री हैज पॉजिटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड। बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमेशा कंट्री की अच्छाई के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए और इंपोर्ट्स कम होने चाहिए। अगर किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा भर भर के पैसा आएगा, इंपोर्ट्स कम होंगे तो कम पैसा जाए। तो दोस्तों अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा है, इंपोर्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब हुआ कि उस देश का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव है, वो अच्छा साइन दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब इट कैन परचेज मोर इंपोर्ट्स। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इसका मतलब उसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, अब वो कुछ और चीजें विदेशों से परचेज कर सकता है ना। थैंक यू सो मच हिमांशु मनीष शर्मा। ओके, द रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ, हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 व्हेन द कैपिटल इज लीविंग द, ये भी हो गया व्हेन मोर कैपिटल इज लीविंग, जब ज्यादा कैपिटल हमारे देश से जा रही है और एंटरिंग इनटू इट, देन द जो कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो लेस देन 100 होगा। आप लोग समझ के बताने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों,